अस्सलामुअलैकुम जी डियर स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चों। तो आज हम करेंगे एमसीक्यूज़ चैप्टर नंबर 4 के। तो नाइन्थ फिज़िक्स चल रही है। तो हम ये एमसीक्यूज़ हैं चैप्टर नंबर 4 के फिज़िक्स के। ये देखें, पहला क्वेश्चन है, टू इक्वल बट अनलाइक पैरेलल फोर्सेस हैविंग डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन प्रोड्यूसर्स। तो कपल है बच्चों इसका आंसर। कुछ टीचर हैं उन्होंने टार्क इसका लिखा है, तो मैंने अपने जहन से सोचा है कि इसका आंसर कपल है। तो देखें, एक बात आपने याद रखनी है कि जब भी इक्वल फोर्सेस की बात आएगी ना तो फिर बनेगा कपल। कपल होगा इक्वल फोर्सेस से, इक्वल फोर्सेस होगी तो फिर कपल बनेगा। ऐसे कपल की हमने डिफाइन ये पढ़ी थी। जैसे ये एक सर्कल सा है, जैसे गाड़ी का स्टीयरिंग होता है, जैसे एग्जांपल दी थी उसने। तो ये एक फोर्स यहाँ पर F1 फोर्स है, दूसरी फोर्स यहाँ पर इधर F2 लग गई। तो इसके लिए ये इसकी कंडीशन है कि फोर्सेस जो होनी चाहिए वो इक्वल होनी चाहिए मैग्नीट्यूड में। F1 फोर्स इक्वल टू F2 फोर्स, दोनों फोर्सेस को इक्वल होना चाहिए। पहली कंडीशन तो ये है कपल के लिए। और दूसरी कंडीशन ये है कि इन फोर्सेस को अपोजिट डायरेक्शन में होना चाहिए या अनलाइक होना चाहिए, अनलाइक पैरेलल। ये हमने पढ़ा था कि लाइक फोर्सेस कौन सी हैं और अनलाइक पैरेलल फोर्सेस कौन सी हैं। लेक्चर देख लेना अगर नहीं समझ आ रही तो ये होना चाहिए कि अनलाइक पैरेलल, ये पैरेलल तो हैं एक दूसरे के लेकिन ये अनलाइक हैं। तीसरी कंडीशन ये है इसके लिए कि इनका लाइन ऑफ एक्शन जो है, लाइन ऑफ एक्शन वो जो है वो सेम नहीं होना चाहिए, नॉट सेम, सॉरी नॉट सेम, नॉट सेम होना चाहिए, सेम नहीं होना चाहिए। ये ऐसे है ना, ये है लाइन ऑफ एक्शन तो ये सेम है, ऐसे नहीं होना चाहिए। ये लाइन ऑफ एक्शन इसका फोर्स का है, दूसरी फोर्स का ये लाइन ऑफ एक्शन है, तो ये सेम नहीं है। तो इनके दरमियान डिस्टेंस भी होना चाहिए, ये भी एक कंडीशन है इसकी। तो ये बनाती हैं कपल। तो टार्क जो होता है ना, टार्क, तो टार्क क्या होता है, टार्क को भी समझ लें, पढ़ाया भी है पीछे। तो लिंक में पीछे लेक्चर आप देख सकते हैं। तो टार्क जो होता है ना, टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स होता है, किसी फोर्स का टर्निंग इफेक्ट, टर्निंग इफेक्ट होता है ऑफ फोर्स। इसमें दो फोर्सेस वाली कोई भी बात नहीं है इसकी डिफाइन में। कोई एक फोर्स है, जैसे ये है एक पॉइंट, इसके गिर्द ये राड है तो इस पर ये फोर्स लग रही है, या ऐसे समझ लेंगे ये स्पैनर है। तो आप एक नट को खोलना चाहते हैं, यहाँ पर लगा हुआ है एक नट, तो आप कैसे करें, इस पे ऊपर आप फोर्स लगाएंगे। तो एक फोर्स आप लगा रहे हैं जिससे टर्निंग इफेक्ट पैदा हो रहा है, ये ऐसे टर्न हो रही है क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज हो रही है, इसको हम कहेंगे टार्क। अगर दो फोर्सेस इधर लग रही हैं, अगर ये राड है ऐसे, तो ये देखेगी ये राड है, इस पर ये W1 फोर्स इधर लग रही है और इधर भी एक फोर्स W2 लग रही है। तो फर्ज करें ये है 10 न्यूटन, तो ये है 20 न्यूटन। तो ये इस तरफ इसको घुमाएगी, ये इस तरफ घुमाएगी, तो क्या होगा, 20 में से 10 माइनस कर लें तो 10 न्यूटन की फोर्स जो है वो टार्क पैदा करेगी। नेट फोर्स क्या है, नेट फोर्स है 10 न्यूटन। तो ये टार्क पैदा कर लिया, यानी एक ही फोर्स है वो टार्क पैदा कर रही है। दो फोर्सेस का चक्कर इसमें नहीं होता। जब कपल की बात होती है तो कपल जो होता टार्क ही है। टार्क की समझ लें एक टाइप है या एडवांस शक्ल है। तो कपल जो होता है उसमें दो फोर्सेस का होना लाजमी है, और दो फोर्सेस में से ये इसकी कंडीशन ये है कि दोनों फोर्सेस एक दूसरे के इक्वल होनी चाहिए मैग्नीट्यूड में। यानी अगर हाथ से आप गाड़ी के स्टीयरिंग को ऐसे घुमा रहे हैं तो उसी हाथ से आप इधर फोर्स लगा रहे हैं, उसी हाथ से इधर फोर्स लगा रहे हैं। तो फोर्सेस जो है एक किस्म का टार्क ऐसे पैदा कर रही है, ये फोर्स ऐसे टार्क पैदा कर रही है, ये भी ऐसे टार्क पैदा कर रही है, यानी क्लॉकवाइज दोनों टार्क पैदा करेंगे, एक ही संबंध में टार्क पैदा करेंगे, अपोजिट डायरेक्शन में टार्क नहीं पैदा करेंगी। टार्क जो प्रोड्यूस कर रहे हैं वो ही एक संबंध में होगा, तो या तो एंटी क्लॉक होगा या क्लॉकवाइज हो सकता है दोनों फोर्सेस की वजह से। तो ये होता है कपल। तो
पहले क्वेश्चन का ये बी पार्ट है, इस पर आप निशान लगाएं, ये सही है। तो दूसरा आगे पार्ट है, नंबर ऑफ फोर्सेस दैट कैन बी एडेड बाय हेड टू टेल रूल आर। तो हेड टू टेल रूल हमने पढ़ा था कि इसमें कोई कंडीशन नहीं होती फोर्सेस की, ये एक फोर्स हो, दो फोर्स हो, तीन हो, चार हो, बहुत ज़्यादा फोर्सेस भी हो सकती हैं। मसलन आपके पास दो फोर्सेस हैं, ये देखें जी, ये आपके पास फोर्स है F1, दूसरी फोर्स आपके पास ये है F2, तीसरी फोर्स आपके पास ये है F3। तो इन सब को आप ऐसे ऐड कर सकते हैं, ऐसे हेड टू टेल रूल के ज़रिए। F1 ये हो गई F2, ये हो गई F3, तो इनको ऐड करके ऐसे इसका रिजल्टेंट वेक्टर हमने पीछे पढ़ाया था। तो ये इसके लिए कंडीशन नहीं है, यानी नंबर ऑफ फोर्सेस, बहुत सी फोर्सेस हो सकती हैं, बहुत सी फोर्सेस में दो भी हो सकती हैं, तो कम से कम दो होनी चाहिए, तो उनको हम ऐड अप कर सकते हैं, या इससे ज़्यादा भी हो सकती हैं। तो आंसर क्या हुआ, 2, 3, 4, ये सब नहीं हो सकते, एनी नंबर हो सकता है, कोई भी नंबर हो सकता है, तो उसको हम ऐड कर सकते हैं। आगे है जी, नंबर ऑफ परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स ऑफ ए फोर्स आर। फोर्स के परपेंडिकुलर कंपोनेंट कितने होते हैं, 2 होते हैं, ये पीछे लेक्चर में पढ़ाया था। तो आगे है जी 4 क्वेश्चन नंबर, ए फोर्स ऑफ 10 न्यूटन इज मेकन एन एंगल ऑफ 30 डिग्री का एंगल बना रही है फोर्स विद हॉरिजॉन्टल के साथ, इट्स हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट विल बी। तो ये देखें जी, पीछे भी हम कर चुके हैं, ये एक फोर्स है ऐसे, ये फोर्स है जी 10 न्यूटन की, तो 10 न्यूटन लिखें जी। आगे है एंगल बना रही है 30 का हॉरिजॉन्टल के साथ, तो ये है हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स एक्सेस, तो इसके साथ 30 का इसने एंगल बनाया। तो हमने क्या फाइंड करना है जी, पूछा है इधर इट्स हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट विल बी। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होगा, तो इसको दो कंपोनेंट में रिजॉल्व कर लें। परपेंडिकुलर कंपोनेंट एक ये होगा, दूसरा ये होगा, ये होगा एफ साइन थीटा और ये होगा एफ कास थीटा। ये मैंने तफसील के साथ इसको पढ़ाया था कि ये एंगल है 30, उसके साथ में साइन थीटा होता है वर्टिकल कंपोनेंट, और दूसरा जो होता है वो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है। तो ये हमने फाइंड करना है हॉरिजॉन्टल। तो क्या होगा जी, एफ कास थीटा ये होता है, तो एफ यहाँ पर क्या है 10 न्यूटन, तो काज ऑफ क्या होगा 30। तो कैलकुलेटर से काज ऑफ 30 की वैल्यू लें और 10 के साथ मल्टीप्लाई कर दें, तो मल्टीप्लाई करने से इसका आंसर आ जाएगा। तो चौथे क्वेश्चन का आंसर कैलकुलेटर से सॉल्व कर लेना बच्चों, इधर लिख लेना। तो आगे है जी क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है जी, ए कपल इज फॉर्म्ड बाय 2 फोर्सेस। ये पार्ट है इसका, 2 फोर्सेस परपेंडिकुलर टू ईच अदर, एक दूसरे के परपेंडिकुलर जो होती हैं फोर्सेस, तो वो क्या करती हैं जी, कपल बनाती हैं। ऐसी बात नहीं है, 2 लाइक पैरेलल फोर्सेस, ये भी नहीं है। 2 इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस इन द सेम लाइन, तो ये भी नहीं है, सेम लाइन वाला चक्कर नहीं होता कपल में। 2 इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस नॉट इन द सेम लाइन, एक से लाइन में नहीं होनी चाहिए, 2 इक्वल हो और अपोजिट फोर्सेस होनी चाहिए। ये इसका क्वेश्चन है। मैंने पीछे पहला क्वेश्चन जब कराया था तो तफसील के साथ ये भी पढ़ाया है, तो देख लेना। आ गया क्वेश्चन नंबर 6, ए बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम। बॉडी इक्विलिब्रियम में होगा व्हेन इट्स, इसका आंसर है जी डी पार्ट, एक्सेलरेशन 0। बॉडी उस वक्त इक्विलिब्रियम में होती है जब उसमें कोई भी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं होता, 0 एक्सेलरेशन, तो बॉडी क्या होगी इक्विलिब्रियम में। मसलन इसका डी पार्ट आंसर है जी, ये इसका आंसर आएगा। तो देखें ये कैसे है, बॉडी इक्विलिब्रियम में कैसे हो सकती है। जैसे ये देखें जी, ये हमारे पास एक राड है, तो राड पर ये W1 फोर्स एक्ट कर रही है, इधर W2 एक्ट कर रही है। तो ये इक्विलिब्रियम में उस वक्त हो सकती है जब हमने कंडीशंस पीछे पड़ी हुई हैं इक्विलिब्रियम के लिए, यानी दोनों फोर्सेस जो है अपवर्ड अगर लग रही है, कोई फोर्स ऐसे ऊपर लग रही है तो वो इसके बराबर होने चाहिए। अपवर्ड फोर्सेस जो हैं वो डाउनवर्ड फोर्सेस के बराबर होनी चाहिए, इक्विलिब्रियम की कंडीशन है। दूसरी कंडीशन ये है कि वो उनके टार्क जो हैं वो क्लॉकवाइज टार्क है, वो एंटी क्लॉकवाइज टार्क, दोनों एक दूसरे के इक्वल होने चाहिए। ये इक्विलिब्रियम की कंडीशन है। तो इसका सही आंसर ये है कि उनमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं होना चाहिए। जब ये कंडीशन दोनों पूरी होंगी तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं होगा, यानी अपवर्ड फोर्स से डाउनवर्ड फोर्स के बराबर होगी तो एक्सेलरेशन नहीं प्रोड्यूस होगा। जैसे ये एक टेबल हो, ये टेबल है,
तो टेबल के ऊपर एक बुक पड़ी हुई है, तो बुक ना नीचे जा रही है ना ऊपर जा रही है, तो इसमें एक्सेलेशन प्रोड्यूस हो रहे हैं, जीरो एक्सेलेशन है, इसलिए ये क्या है, इक्विलिब्रियम में है। तो ये जेन में रख लें, यानी एक्सेलेशन क्या होता है, जीरो होता है, तो बॉडी इक्विलिब्रियम में होती है। आगे है जी, बॉडी इज इन न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, बॉडी न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में होगी व्हेन इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी, जब उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या हुआ, कीप इट्स हाइट इफ डिस्प्लेस्ड, जब उसको डिस्प्लेस कराया जाए, उसको थोड़ा सा छेड़छाड़ की जाए, तो वो अपनी हाइट जो है वो कीप रखे, यानी सेम रखे। जैसे इसकी एग्जांपल ये दी थी कि ये बाल है, दो बाल पर ऐसे उसने निशान लगाए, ये ऐसे, तो बाल को हम क्या करते हैं, थोड़ा सा इसको हम हिट करते हैं, उसको छेड़छाड़ करते हैं, तो बाल क्या करती है, ऐसे चली जाती है इस पोजीशन में, तो ये दो पॉइंट यहाँ पर आ जाते हैं और ये यहाँ पर आ जाता है, तो क्या हुआ, ये घूमकर इधर चली गई ऐसे, तो क्या हुआ, इसका सेंटर ऑफ जो होता है, सेंटर ऑफ मैस जो होता है वो क्या है, वो उसी हाइट पर है, एक्स एक्स से ये है, तो यहाँ से इतनी हाइट है, तो यहाँ पर सेंटर ऑफ मैस था, तो यहाँ से भी उतनी हाइट है, जहाँ मर्जी ये घूम कर चली जाए, तो सेंटर ऑफ मास की हाइट जो है एक्स एक्सेस से या किसी दिए गए पॉइंट से हाइट जो है वो सेम ही रहती है, तो वो होता है न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। आगे है जी क्वेश्चन नंबर 8, लास्ट क्वेश्चन। रेसिंग कार्स आर मेड स्टेबल, रेसिंग कार जो दौड़ाई जाती हैं कारें, उनको स्टेबल बनाया जाता है किस तरह, लोअरिंग देयर सेंटर ऑफ ग्रेविटी, उनका सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो लो कर दिया जाता है। इसकी एग्जांपल मैं आपको समझा दूं, ये देखें, ये बॉडीज़ जो बसें हैं, जो बड़े बड़े ट्रक हैं, तो बनाए जाते हैं ऐसे, तो ये ट्रक होता है, फर्ज करो ये डायग्राम बना रहे हैं, ये डायग्राम थोड़ी सही नहीं बन रही, बहरहाल ये देखें, तो ये क्या होता है, इसकी बॉडी ज़्यादा ऊंची नहीं बनाई जाती, अगर ज़्यादा ऊंची ऊंची बॉडी बना जाए तो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो होता है वो ऊंचा हो जाता है, तो इसके उल्टने का खतरा बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो इसकी बॉडी जो है वो इतनी ऊंची नहीं बनाई जाती है, उसका वेट जो है नीचे ज़्यादा किया जाता है, ताकि ये क्या रहे, इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है लो रहे और ये उल्टे ना। इस तरह वो कार जो होती है ना रेस लगाने वाली, उनके लिए भी यही ये फार्मूला रखा जाता है कि नीचे उसका मैस जो है ज़्यादा कर दिया जाता है। आपने देखा होगा कि बसें हैं, कारें हैं, ट्रक है, तो नीचे की बॉडी जो होती है वो भारी भरकम होती है, नीचे वो ज़्यादा मैस होता है, ताकि ये इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है नीचा रहे और ये उल्ट ना जाए। अगर इसकी बॉडी ऐसे ऊपर बहुत बड़ी बना दी जाए, जैसे ये है, तो अगर हम ऐसे ये देखें जी, अगर फर्ज करें ये बॉडी ऐसे बन जाए, तो ट्रकों पर बहुत बड़ा सामान ऐसे लादा होता है, ऊंची ऊंची हाइट की होती है, तो करनी नहीं चाहिए, अगर जितनी ज़्यादा हाइट करेंगे उतना खतरा होगा उससे के उल्टने का। तो ये देखें जी, इसका आप सेंटर ऑफ ग्रेविटी फाइंड करना चाहें तो ऐसे होगा, यहाँ पर ऐसे होगा, तो ये इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऊंचा हो जाएगा, तो ऊंचा होने से यहाँ पर इसका मैस एक्ट करेगा, तो जब इसका वेट यहाँ पर एक्ट करेगा, सॉरी वेट, तो एक्ट करने से ये उल्ट भी सकती है, लिहाजा इसको क्या किया जाता है, इसको लोअर रखा जाता है, नीचे रखा जाता है। तो ये है जी लास्ट क्वेश्चन था 8, तो ये हमारे MCQs हमारे ख़त्म हो गए हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 जो था, ये कैलकुलेटर से इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। तो 10 न्यूटन की फोर्स, हमने ये क्वेश्चन थोड़ा सा अधूरा रह गया है, अगर ये हमने ऐसे ये बनाया था, ये देखें जी, ये 10 न्यूटन, ये 10 न्यूटन है, तो ये अगर एक्स एक्सिस हो तो ये 30 का एंगल है, तो 30 का एंगल है, तो इसके दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट बनेंगे जी, ये बनेगा एफ वाई इज इक्वल टू एफ साइन थीटा इसको कहेंगे, ये बनेगा जी एफ एक्स इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा बनेगा। तो हम हॉरिजेंटल कंपोनेंट फाइंड करना चाहते हैं, तो हॉरिजेंटल कंपोनेंट आएगा जी एफ कॉस थीटा हम फाइंड करेंगे, तो ये क्या होगा जी, एफ यहाँ पर 10 न्यूटन है, तो कॉस ऑफ 30 होगा, तो कॉस ऑफ 30 क्या होगा जी, मेरा ख्याल है √3/2 होता है कॉस ऑफ 30, तो ये कॉस ऑफ
30 की वैल्यू अंडर रूट 3/2 होगी, तो ये होगा जी 10। तो इससे इसको कैंसिल करें तो 5 आ जाएगा, तो 5 अंडर रूट 3। तो जी बच्चों ये थे MCQs चैप्टर नंबर 4 के। तो अगले लेक्चर में न्यूमेरिकल्स करेंगे इसी चैप्टर के। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अल्लाह हाफिज़।